सुनिए, पहला पेज काटिए, पहला पेज काट दीजिए, पूरा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक कट मारिए। पहला पेज कट किया किया। ये बताओ फोटोसिंथेसिस में आपने क्या बनाया था? जल्दी बताओ, फोटोसिंथेसिस में क्या बनाया था? ग्लूकोज। प्लीज सब लोग इधर देखेंगे मेरे साथ। एक खूबसूरत चैप्टर का खूबसूरती से आगाज। फोटोसिंथेसिस इज वेरी मच कनेक्टेड विद रिस्पायरेशन। सारा प्रोसेस उल्टा है। सारा प्रोसेस क्या है? उल्टा। जो फोटोसिंथेसिस में किया था सब कुछ क्या करना है आपको? पलट देना है। सुनी नहीं रहो यार तुम लोग यार। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन बोलिए जरा। ग्लूकोज कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर विद अल्कोहल, बोलो यार, गिव्स आउट ग्लूकोज C6H12O6 प्लस साथ में क्या निकली थी? ऑक्सीजन। कुछ मत करिए, इसी रिएक्शन को पलट दीजिए। ये है रिस्पायरेशन। क्या बात नहीं है? यही बात है। फोटोसिंथेसिस में सन की लाइट को आपने क्या किया था? स्टोर इन द फॉर्म ऑफ केमिकल बॉन्ड। अब भाई सन की लाइट क्या किया था? क्लोरोफिल ने एब्जॉर्ब किया था, और ग्लूकोज के बॉन्ड में क्या किया था? स्टोर। रिस्पायरेशन में पलट दो। रिस्पायरेशन में क्या करेंगे? उसी बॉन्ड को तोड़कर हम क्या निकालेंगे? एनर्जी। क्या ये बात समझ में आ रही है भैया? फोटोसिंथेसिस, बहुत प्यारी लाइन बोलने वाला हूं, सुन लो इधर। अल्टीमेटली जो आपको ऊर्जा मिल रही वो सनलाइट से मिल रही है। तुम सूर्य की रोशनी खाती हो, समझना, बस रूप थोड़ा बदल जाता है। सनलाइट पहले कन्वर्ट होगी किसमें? बॉन्ड एनर्जी में। वो बॉन्ड एनर्जी जब टूटेगी तो आपको क्या मिलेगी? एनर्जी। एकदम क्लियर। अब ये थी फोटोसिंथेसिस। रिस्पायरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज का ये मॉलिक्यूल टूटेगा, टूटने पर क्या निकलेगी? एनर्जी। और जो एनर्जी निकलेगी आप इसका क्या करेंगे? नहीं कर सकते। ग्लूकोज से टूटकर निकलने वाली ऊर्जा का हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। क्या ये बात समझ में आ रही है? पहले आ रही हो तो हाँ बोल दो। नहीं आ रही है? आ रही है या नहीं आ रही है? चैप्टर का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है वो मैं शुरू में ही खत्म करूंगा, ठीक? समझना। ग्लूकोज टूटने पर जो एनर्जी निकलेगी, उस एनर्जी की मदद से हम लोग क्या करेंगे? एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, बच्चे का नाम सुना है? किसका बच्चा है वे? प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट बोलो, पीआई बोलो, फॉस्फेट बोलो, एक ही बात है। बोल क्यों रहे हो भाई? अच्छा, इन दोनों को जोड़कर हम यहाँ क्या बनाएंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। बोलो, यहाँ तक बात एकदम क्लियर है? बोलो यार। अब एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को जब तुम तोड़ोगे तो उससे क्या निकलेगी? एनर्जी। और इस एनर्जी का हम यूज करेंगे वर्क करने में। क्या ये बात एकदम क्लियर है बेटा? क्या ग्लूकोज से निकलने वाली एनर्जी का इस्तेमाल करते हैं क्या? ग्लूकोज से निकलने वाली एनर्जी से क्या बनाएंगे? एटीपी। फिर जब एटीपी तोड़ोगे उससे निकलने वाली ऊर्जा से आप क्या कराएंगे? वर्क। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। अच्छा, अब सोचते हैं कि ग्लूकोज को एक बार में तोड़ा जाए कि स्टेप बाय स्टेप तोड़ा जाए। देखो, अगर एक बार में तोड़ोगे तो बहुत सारी एनर्जी एक बार में निकल जाएगी और अल्टीमेटली सेल के जलने का खतरा है। ये बताओ, अगर मान लो दाल पकाने के लिए मुझे एनर्जी चाहिए, क्या पकाने के लिए? दाल। अगर दाल पकाने के लिए एनर्जी चाहिए तो आप क्या करते हैं? दाल को मान लो 1000 किलो जूल चाहिए तो 1000 किलो जूल का उसमें बम मार देते हैं? एक बार में दे दोगे क्या? एक बार में दे दोगे तो दाल जल जाएगी। धीरे आंच पे पकाएं, सहला सहला के पकाएं, आराम आराम से। अगर धीरे धीरे एनर्जी निकालेगा, भाई ग्लूकोज थोड़ा टूटा, सुनी नहीं है? ये उधर लड़का देख रहा। गार्गी कहाँ है? गार्गी घर को लड़का देख रहा है। जीजा जी मिल गए। आप लोग की शादी का कब का प्लान है? इधर इधर। कल का शर्मा रहे इतना ज्यादा रे। इधर आओ बेटा, इधर आओ, सुनो हमारी बात। लड़को हमसे शादी करोगे? हाँ? कौन करेगा बताओ? पैसा बहुत मिलेगा, खाना पीना खर्चा वर्चा सब। कह रहा है
वो तो ठीक है, कह रहे और वो जो झेलना पड़ेगा वो। नहीं, अगर 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 आप सुनो, अगर आप मुझसे कहिए कि क्या मैं चाहूँगा कि मेरे आने वाले समय में जो मेरी बिटिया हो उसका हस्बैंड आपकी तरह हो, मतलब पता नहीं बेटी हमेशा चाहती है कि मेरा हस्बैंड पापा की, मैं कहूँगा बिटिया अगर एक को मेरी वाली क्वालिटी मिल जाए ना तो मैं शादी नहीं होने दूँगा, चाहे कुछ हो जाए। बिल्कुल नहीं, पागल हो क्या, पागल हो जाएगी। सुनो, सुबह अरे मेरी पता नहीं फिक्स आदतें हैं, जैसे जो कोई मुझे सुबह जगाने आया तो हम कुछ ना कुछ बहाना निकाल ही लेते हैं और फिर शुरू हो जाते हैं, भड़क जाते हैं, कुछ ना कुछ भी निकल सकता है। जैसे बत्ती क्यों बंद है, आते पहले बत्ती जलानी चाहिए, मैं खुद ही जग जाता। एसी चल रहा है तो दिक्कत, नहीं चल रहा है तो दिक्कत। पहला फ्रस्ट्रेशन सुबह का ऐसे निकाला जाता है। तो बताओ करोगे? बताओ, मैं तैयार हूँ, बस मैं सिंदूर लगाना पड़ेगा, मेरे नहीं अपने। अब ऊर्जा पैदा होगी, वर्क हो रहा है भाई। ग्लूकोज को स्टेप बाय स्टेप, थोड़ा सा ग्लूकोज तोड़ा, एनर्जी निकली, एटीपी बनाया, फिर थोड़ा सा तोड़ा, एनर्जी निकली, एटीपी बनाया। सबसे ज्यादा अगर मैं रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट की बात करूं, रिस्पायरेटरी सबस्ट्रेट मतलब किसको तोड़कर आप क्या बना रहे हो? ऊर्जा। सबसे पहले कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट खत्म होता है तो लिपिड, लिपिड खत्म होता है तो प्रोटीन, प्रोटीन खत्म होता है तो ऑर्गेनिक एसिड। ऑर्गेनिक एसिड मतलब जो आपकी बॉडी में ढेर सारे ऑर्गेनिक एसिड बनते हैं, अभी मैं बनाऊंगा स्टेप बाय स्टेप। पहले बताओ यहां तक सारी बात क्लियर हो गई है बेटा? जब धरती का निर्माण हुआ था, मैं उस समय था, हाँ मैं उस समय था। तुम लोग को लगता होगा ना कि ऐसे टाइम में जाओ देखो क्या हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं लगता, नो फीलिंग्स एट ऑल। जब धरने मैं गया, मैं तुरंत आ गया, लाइटर ही नहीं जल रहा था, ऑक्सीजन थी ही नहीं। मैं कहा वो धरती किस काम की, मैं उस जन्नत को जन्नत ना मानूं जिसमें लाइटर ना जले। अब क्या हुआ, मैं पहुंचा यार, ऑक्सीजन थी नहीं, सांस लेने में बड़ी दिक्कत हो, मैं क्या हो, कैसे लोगी सांस, दिक्कत कहाँ होगी, बचोगी तब दिक्कत होगी। बताओ सांस ले पाओगे वहां? बेवकूफ हो तुम लोग, सांस ले तो सकते हैं, दूसरी कैसे जाएंगी? ऑक्सीजन नहीं जाएगी ये बात तो मैं मान रहा हूं, क्योंकि ऑक्सीजन है नहीं, लेकिन दूसरी कैसे जाएंगे? तो बताइए जब धरती पर पहली बार जीवन बना, समझिएगा प्लीज, इसे समझिएगा, ठीक है, तो O2 नहीं थी। और उस समय जो पहली बार जीवन बना होगा, बताओ क्या वो ऑक्सीजन का इस्तेमाल कर पा रही होगी? क्योंकि ऑक्सीजन थी ही नहीं धरती पर, थी ही नहीं, एकदम गायब, धूल बटा सन्नाटा। तो बताओ पहला जीव जो होगा वो एरोबिक रिस्पायरेशन करेगा कि एनएरोबिक? एनएरोबिक। रिस्पायरेशन दो प्रकार के, ऑक्सीजन की मदद से ऊर्जा पैदा कर रहे हो तो एनएरोबिक, और एरोबिक, और बगैर ऑक्सीजन के पैदा कर रहे हो तो एनारोबिक। एकदम क्लियर है वाली बात? तो बेटा मैं लिखूंगा रिस्पायरेशन दो प्रकार के, शुरुआत के जीव एरोबिक कर रहे होंगे कि एनारोबिक? एनारोबिक। एक हो गया एनारोबिक और एक हो गया एरोबिक। ऑक्सीजन इसमें यूज नहीं होगी, उसमें यूज होगी। कितने लोग पार्ले जी खाए हैं? और आप पार्ले जी नहीं खाई कभी? पार्ले जी खाओ, जो टूट के गिरता है तो दर्द कितना होता है? लड़कों को कोई दर्द नहीं होता, अंत में घोल के छी बाबा। इधर आओ बेटा, एक ट्रिक याद रखना, जी पैकेट मैंने पहले भी आपको पढ़ाया था, और मैंने कहा था एक दिन आएगा जिस दिन मैं इसमें घुसूंगा। आज वो दिन आ गया है, घुसने का दिन आ गया है आज। जी पैकेट, जी से क्या था? ग्लूकोज। पढ़ाया है बेटा। पी से पायरुविक एसिड। वाओ, यू आर टू इंटेलिजेंट। क्या क्या एक बार बोल दे रहे? एसिटिल को एंजाइम ए, क्रेब साइकिल और EDS। इट्स ऑल अबाउट माइंडसेट।
ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज 6 कार्बन का, पायरुविक एसिड 3 कार्बन का। तो बताओ कैटा हुआ कि है ना? अबे भाई सुन ले, ओए मुन्ना पीछे देख ले बाबू, देख लो, नहीं अगले साल देखोगे, समझ गए? हो गई गलती से अगले साल इंडिविजुअल हुए तो फीस देखना चौंक जाओगे, इसलिए इसी साल सेलेक्ट होना है। ग्लूकोज टूट के क्या बनाएगा? पायरुविक एसिड। ठीक, पायरुविक एसिड बनाएगा एसिटिल कोएंजाइम में 2 कार्बन। बताओ कितना कार्बन यहां से निकला? अगर एक मॉलिक्यूल से 1 निकलेगा तो 2 मॉलिक्यूल से 2। अरे यार, यहां से कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगी? बाहर। फिर उसके बाद एसिटिल कोएंजाइम में किस में जाएगा? क्रेब्स साइकिल। एक बार और सुन लो, 6 कार्बन से शुरू किया, 3 कार्बन के 2 कंपाउंड बने। अब 3 कार्बन से 2 कार्बन, 1 CO2 बाहर। लेकिन 2 मॉलिक्यूल है तो कितने CO2 बाहर होंगे? 2। फिर एसिटिल कोएंजाइम में क्रेब में जाएगा, क्रेब किस में जाएगी? ETS। और ETS की लास्ट स्टेप पे हमारा अटैक करेगा ऑक्सीजन। क्या ये बात एक एक बच्चे को क्लियर हो गई है? क्या मैं इस चीज से संतुष्ट हो जाऊं कि आप एकदम सीख चुके हैं इस चीज को? बोलते ही नहीं हो यार। आओ अब बड़ी सुंदर बात करता हूं आज तो ग्लूकोज से क्या बना था बे? पायरुविक एसिड। ग्लूकोज का टूटना ग्लाइकोलिसिस। ठीक, पायरुविक एसिड से एसिटिल कोएंजाइम, एसिटिल कोएंजाइम से क्रेब्स साइकिल, और क्रेब्स साइकिल से ETS। इतना कॉमन है एरोबिक एनारोबिक दोनों में। चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो छात्रों छात्राओं, चाहे एनारोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, दोनों में ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनना क्या है? कॉमन है। आप नहीं पकड़ सकते हैं यहां पर कि एरोबिक हुआ या एनारोबिक, लेकिन एरोबिक में स्टेप आगे चली जाएगी और एनारोबिक में यहीं पर थम जाएगी। एनारोबिक में यहीं पर थम जाएगी स्टेप, और एरोबिक में सारी स्टेप आएंगी। तो कॉमन क्या है एरोबिक एनारोबिक के बीच में? ग्लूकोज का टूटना। अंग्रेजी में क्या बोलोगे? ग्लाइकोलिसिस। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। अच्छा, ईमानदारी से यहाँ बैठे कितने छात्र मानते हैं कि सर रेस्पिरेशन एक रटने वाला चैप्टर है? ईमानदारी, अगर ईमानदारी नहीं तो बेकार है वो क्लास। अच्छा, तो आपको लगता है कि बहुत कॉन्सेप्चुअल, अच्छा हमसे पढ़ चुकी हो, ठीक। अब सुनो हमारी बात, ईमानदारी से कितने लोगों को लगता है कि सर रेस्पिरेशन में रटना काफ़ी पड़ता है? हाथ ऊपर करिए ईमानदारी से। बाकी लोग को लगता है कि कॉन्सेप्चुअल है। अच्छा, जीवन में कभी एक दिन में पढ़ेंगे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड, अगले दिन पढ़ेंगे पायरुविक एसिड से लेकर क्रेब्स साइकिल तक, उसके बाद फटाक से आएगी ETS, पूरे एक लेक्चर की 2 घंटे पूरे जाएंगे, ठीक। उसके बाद रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट चैप्टर खत्म। टोटल आपकी 11th NCERT 12 दिन में खत्म हो जाएगी विद टेस्ट इंक्लूडिंग संडे। 12 दिन की है, एक दिन का है वो, ओनली 1 डे। 12 दिन में आपकी 12th खत्म और 80 दिन की आपकी 12th है। ये 11 बहुत बड़ा पार्ट होता है मुन्ना। दोनों तुम लोग अच्छा एक काम करो, दोनों किताब मिलाया करो बैठ के, ठीक है? 11th का पार्ट बड़ा होता है, 11 में कॉन्सेप्ट बहुत खोद खोद के निकालने पड़ते हैं। 12 बहुत सादी है, जेनेटिक्स क्या वो कुछ नहीं है, जेनेटिक्स सादी है। अगर मुझे कहो सर किसको पढ़ाने में नानी मर जाती है? लिविंग वर्ड, हालत खराब हो जाती है लिविंग वर्ड में, हालत खराब, समझाते समझाते। और आपको चैप्टर कैसा लगता है? आसान। गलत बात। ये धुआं कर देंगे। एक चीज बता दो बस, गर्दा मचा देंगे आज। मैंने अपनी कलम से लिख दिया NAD प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन gives out NADPH 2। वेरी गुड, NADH2। याद करिए सबसे ज़्यादा बहस इसी पे हुई थी। जिसको ये आता है उसको सब आता है। अगला है NADP प्लस 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। How much? 2 इलेक्ट्रॉन। NADPH2।
मैंने कहा था जब इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है, इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है या H+ किसी से लेना है, क्या बोला दोबारा सुनेगा, जब इलेक्ट्रॉन किसी से लेना है या H+ किसी से लेना है तो इस्तेमाल होगा NAD और NADP, और जब देना होगा तो NADH2 NADPH2। बोलो यार, फोटोसिंथेसिस में P वाला यूज करेंगे और रिस्पायरेशन में बगैर P वाला। इस चैप्टर में जब कभी मैं कह दूं किसी से इलेक्ट्रॉन लेना है, हाँ, D या P, और जब कहूं किसी को देना है, भाई जिसके पास होगा वही तो देगा और नहीं होगा तो लेगा। बात खत्म। क्यों भाई पहाड़ी वाली, क्लियर है वाली बात? होगा तभी दोगे, और है किसके पास, H2 के पास, और इसके पास नहीं है तो ये क्या करेगा, लेगा। लॉजिक एकदम क्लियर है बेटा। अब मेरी बात सुनेंगे बच्चे आराम आराम से। सबसे पहले हम लोग ग्लूकोज को तोड़कर बनाएंगे पायरुविक एसिड। आ जाइए मेरे साथ, एक साफ सुथरा पेज निकालिए, तिल थाम के बैठ जाइए, निकाल दीजिए साफ सुथरा पेज आज। अरे घर की बात है, निकालो उस साले को, साफ सुथरा पेज निकालिए। पेज नंबर 227 कट। नहीं एनसीईआरटी आप बताइए, पहले 2 पेज कट मार दो, कोई मतलब नहीं, सीधे ग्लाइकोलिसिस से पढ़ना है आपको। पहले शुरू के 3 पेज कुछ नहीं, कोई कंटेंट नहीं, बकवास। समरी लिखी हुई है भाई, कौन मरी, समरी। ग्लाइकोलिसिस, झंझनाते हुए हेडिंग डालिए, झंझनाहट का आवाज आना चाहिए। खादीजा, यहां तक समझ में आ गया? तो नाम बड़ा सोच समझ गया, खादीजा। जब कभी फॉस्फेट देना होगा तो ATP या ADP? टंटन वाला T या टफर वाला T? टंटन वाला T। आओ सबसे पहले भाइयों बहनों दिल थाम के बैठ आइए, क्योंकि हम पढ़ने जा रहे हैं ग्लाइकोलाइसिस, ठीक है। रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे, फिर सोचेंगे होगा क्या। अगर किसी ने लिखा तो हाथ पैर तोड़ दिए जाएंगे। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, यहां 6 बता रहा है फॉस्फेट की पोजीशन। ग्लूकोज से बना ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, भाइयों बहनों दिल थाम के बैठ जाइए। ऊपर मौलाना ग्लूकोज को ऐसा क्या दे दें, शराब, ग्लूकोज को ऐसा क्या दे दें कि ग्लूकोज बदल जाए ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में। फॉस्फेट दे देना, किस पोजीशन पे देना है, 6ठी। तो मैं भाई फॉस्फेट देने के लिए इस्तेमाल करता हूं ATP, मैंने दे दिया। इसका मतलब होता है देना, और इसका मतलब होता है बाहर आना। एक ATP गया, फॉस्फेट दिया, और क्या बना है, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, प्लीज बताइए। अब ये ग्लूकोज पूछो कहां से आया, अबे चाहे जहां से लाओ तुम, हमें क्या मतलब, चाहे सुक्रोज तोड़ के लाओ, चाहे स्टार्च तोड़ के लाओ, आई डोंट केयर। ग्लूकोज के पास कितने कार्बन, 6। एंजाइम का नाम है हेक्सोकाइनेज, 6 कार्बन के साथ खेलने वाला एंजाइम। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से अब आगे का कुछ मत सोचा करो। अब बनने जा रहा है फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। क्या आपको पता ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हैं? क्या आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर है?
तो बताओ यहाँ पर मेरा नाम है, जो भी एंजाइम इस्तेमाल होगा उसका EC नंबर 5 होगा। याद करो, 5 आइसो मरे। क्या यहाँ पर कुछ जोड़ना तोड़ना कुछ ऐसा करना है क्या? कोई लपत्थर का काम नहीं होगा। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा और रक्टोज आज क्लास नहीं, क्या भैया नहीं है ना? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास, जो आज से भी पढ़ना चाहे तो पढ़ सकता है, समझ में सब कुछ आएगा। अच्छा, फ्रक्टोज 1,6 क्या हो गया? हाँ तो वही मैं अनाउंसमेंट कर रहा था, और क्या कर रहा था। फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। बताइए छठी पोजीशन के साथ, ओए लड़की मैन इन ब्लैक के पीछे ऊपर देखो, छठी पोजीशन के साथ अब फॉस्फेट कैसरी पोजीशन पे और लग गया है। पहली बोलते ही नहीं है साले, अभी रटाने लगूंगा फिर। बताओ क्या दे दें? कितने लोग टन वाला टी बोल रहे हैं? इधर ओए गोल चेहरा, तुम नहीं बोलोगी? ट्रांसजेंडर कॉमेडी, लड़कियों वाली ट्रांसजेंडर कॉमेडी। इधर से दूसरी, मुंह खोलो बेटा। ATP अगर देंगे भाई, अगर लड़कों में ट्रांस वाली कॉमेडी है तो लड़कियों की भी तो ट्रांस वाली कॉमेडी होगी। दो तरीके होता है, एक लड़के जैसे दिखते हैं और एक लड़कियों जैसे दिखते हैं। हाँ, ADP। आओ सर, आप तो अब बड़ा आए थे, बकैती कर रहे थे, कह रहे थे ATP रेस्पिरेशन में बनेगा। भाई ग्लूकोज को तोड़कर क्या बनाएंगे? ATP। बात बनवाने कर रहे थे, लेकिन आप तुम्हारा दो जगह घुसवा दिए। अरे मतलब किसी को बड़े उम्मीद से बुलाओ कि भैया तुमको ATP मिलेगा, तुमको पैसा देंगे और उसकी जेब में जो पड़ा वहीं पेल दो, और पहली स्टेप पे पेल दिस। अरे ये देखो, पहली स्टेप पे मारिस और 3 तिगाड़ा काम बिगाड़ा, तीसरी स्टेप पे फिर धोखे पे ये क्या हो रहा है? हाँ, ग्लूकोज के पास कितना कार्बन? 6। बेटा सबके पास 6, क्योंकि कार्बन के साथ आप खिलवाड़ कर ही नहीं रहे। अब फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट को तोड़ेंगे 2 पार्ट में, स्प्लिटिंग होने वाली। बेटा क्या स्प्लिटिंग? एक बनेगा डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, बेटा अंग्रेजी में बोलो धप, DHAP, डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट। आप धपी याद रखो बस, बहुत है। ऐसे बोलते नहीं बेटा गाँव में, धपेंगे कंट। आप सुना होगा, सुना? ये सब नहीं सुना बेटा आप लोग शहर से? अच्छा, इधर बनेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ऊपर कितने कार्बन थे? 6 कार्बन को 2 पार्ट में डिवाइड करोगे 3 और 3, 2 फॉस्फेट है, एक पहली पोजीशन पे और एक छठी। अगर दो फॉस्फेट हैं, एक आपने इधर बांट दिया और अगला आपने इधर दे दिया, बिल्कुल बराबर बंटवारा हुआ 3 कार्बन में। अब लेकिन ग्लाइकोलिसिस पता है तुम्हें किसके साथ आपको चलानी है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ। क्या ये बात समझ में आ रही है भैया? बोल दो यार, क्लियर है? ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट नहीं ज्यादा हो जाएगा, झेल नहीं पाओगे। ये चौथी स्टेप हो गई तोड़ने वाली, ठीक है। 5वीं स्टेप क्या होगा? ये आपस में एक दूसरे के आइसोमर भी हैं और ये एक दूसरे में क्या हो सकते हैं? इंटर कन्वर्ट। अच्छा बच्चों, एक अपना कॉन्सेप्ट याद रखना, ये ज़रूरी नहीं होता कि हर आइसोमर एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल हो। ये एक बहुत बड़ा आपके अंदर मिथ बन जाता है रेस्पिरेशन के दौरान। असल में एक बच्चा पोरवाल से क्वेश्चन पूछ रहा था, वो हर आइसोमर को कह रहा था सर आपस में कन्वर्ट कर सकते हैं ना? तो मुझे समझ में आया कि मैक्सिमम बच्चों का डाउट हो सकता है कि अगर आइसोमर है तो इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं होता है, कुछ होते हैं और कुछ नहीं होते हैं, पर ये हो जाएगा। तो ये स्टेप हो गई 5वीं। अब टोटल 10 स्टेप है, 5 स्टेप हो गई। अब 5 स्टेप को 5 बार 5 अलग अलग पेजों पे बनाइए।
5 स्टेप को 5 बार अलग अलग पेजों पे बनाए। पूछिए सर कैसे बनाए? हाथ से। 5 स्टेप को 5 अलग अलग पेजेस पे बनाइए और पूछिए कैसे बनाना है? हाथ से तो बनाना है। बोलो रिएक्टेंट लिखेंगे, बोलते नहीं, बोलो रिएक्टेंट लिखेंगे, प्रोडक्ट लिखेंगे। तब सोचेंगे कि करना क्या है। गए थे लेने, दे के चले आए। गए थे एटीपी लेने और भाई साहब हम लोग एटीपी दे के चले आए। अब बेटा रुको, 2 बार दिया है, अब की 4 बार लेंगे एटीपी। अभी देखो तो तुम, अभी तो पार्टी शुरू हुई है। कोमल, तुम्हारे घर का नाम क्या है? सब लोग कोमल ही बोलते हैं। बिट्टी, अरे बिट्टी, कैसे हुआ, कैसे हुआ, तू इतना जरूरी कैसे हुआ? बताओ कैसे हुआ? बोल कर बताएंगे। हंसता रहता हूँ आजकल, पता नहीं क्या था, भूल गए। सोनिए सोनिए, तू ही मेरी मंजिल। नीट वीट सब गया। तू ही चाहत में है शामिल, तू ही मेरी मंजिल, तू ही चाहत में है शामिल। तेरे बिना सुबह नहीं होती, तेरे बिना शाम नहीं जलती, तेरे बिना बदलती। सोनिए 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 सोनिए, you are my love, you are my life, you are my world feeling आहें निकाल दूंगा। इसको प्लीज ड्रॉ कीजिए 5 टाइम। हाउ मच? बैठे हमें भड़क जाएगा। आज सोच रहे पूर्वासन भड़क जाए क्या? हाँ बेटा क्या होगा, ज्यादा गाली खाएंगे, खा लेंगे। हाँ लात देते हैं। लाती दे तो सही है। क्या ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट में कुछ नहीं होगा। फ्रक्टोज के साथ रिएक्शन आगे प्रोसीड करेगी, वो आएगा अभी आपको याद रखना रिएक्टेंट और प्रोडक्ट। आज की बातें यही तक, बाकी बातें कल करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद। कल टेस्ट है, मैंने पेपर देख लिया है, छुआ नहीं है, देख लिया है। पेपर अच्छा है, बहुत अच्छा है। अच्छा मतलब वाकई में बाकी पहले की तुलना में इस पेपर का स्तर थोड़ा ऊपर है। आपको आनंद आएगा, आपको मज़ा आएगा। एक काम कर लेना, काम हो जाएगा। पूछो क्या? एनसीईआरटी पढ़ लेना। एनसीईआरटी से बाहर कुछ भी नहीं पूछा गया है, कोई कठिन पेपर नहीं है, लेकिन हाँ नीट से थोड़ा सा ऊपर है, आइए। हाँ नहीं, हर पेपर नीट जैसा होता है। हाँ अच्छा, रिवीजन करा दें, आओ आइए बातें करते हैं ग्लाइकोलिसिस पर। देखो रिवीजन में करा, मुझे किसी बच्चे ने फ़ोन किया था। सबा तुमने किया था ना? क्यों? तुम्हारा नाम सबा है, तुमने फ़ोन किया था ना? सबा किसका नाम है? आई होगी, हाथ नहीं उठा रही है। उसने मेरे को बोला था कि सर रिवीजन करा दीजिए आज,
मेरे ध्यान में नहीं था उसने, लेकिन मुझे इतने शॉर्ट नोटिस पे बोला, उसने मुझे 1.5 घंटे पहले बोला, ठीक है, कि रिवीजन करा दीजिए। अगर ये बात मुझे आप कल याद दिला देते तो मैं आज रिवीजन करा देता। असल में अभी न्यूरल मैंने फ्रेशर में थोड़ा सा पढ़ाया था, तो न्यूरल मेरे दिमाग में है। केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन मैं रिवाइज नहीं करा पाऊंगा क्योंकि मैं पढ़ के नहीं आया हूँ। अगर आप रिवीजन करना चाह रहे हैं, आप मुझे 15 मिनट दीजिए, मैं पढ़ लूँगा। हाँ, 15 मिनट दे दोगे तो मैं पढ़ के रिवाइज करा दूँगा। कितने लोग कह रहे हो रिवीजन करा दीजिए? तो देखो न्यूरल तो मेरे दिमाग में घूम रहा है, ठीक है। केमिकल कंट्रोल पढ़ने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 से 12 मिनट दे दो। आप कहोगे सर 1.5 घंटे में क्या कर रहे थे? 1.5 घंटे में भी पढ़ ही रहे थे केमिकल कंट्रोल एंड वो न्यूरल और केमिकल कंट्रोल। न्यूरल तो ख़त्म कर दिए, केमिकल कंट्रोल में लास्ट वाला पोर्शन मेरा बचा रह गया। या देखो मैं कॉन्फिडेंटली रिवाइज करा नहीं पाऊँगा, मत करो। हाँ, करा दें, कराएं। एक बार दिमाग में चलने दो। न्यूरल के पहले पेज में कुछ भी नहीं है, दूसरे पेज में ऑटोनॉमिक वगैरह बताना है, फिर तीसरे पेज में न्यूरॉन, माइलिनेटेड, नॉन माइलिनेटेड एग्जाम्पल बताना, फिर नर्व इम्पल्स कंडक्शन कराना है, फिर उसके बाद साइनैप्स पढ़ाना है, उसके बाद ब्रेन आ गया, चैप्टर ख़त्म। केमिकल कंट्रोल कोऑर्डिनेशन में हाइपोथैलेमस दिमाग में घूम रहा है, पिट्यूटरी घूम रहा है, पीनियल घूम रहा है, ये नहीं घूम रहा है बेटा। अच्छा, आई प्रॉमिस यू मैं ऑनलाइन करा दूंगा बेटा। मैं किसी भी उस काम को नहीं कर सकता मेरी बात सुनो, जिस काम में 99% परफेक्शन हो, मैं उस काम को करना नहीं पसंद करूंगा। मैं 15-20 मिनट में नहीं पढ़ पाऊंगा, मतलब नहीं कुछ नहीं होगा, पढ़ाऊंगा। ग्लाइकोलिसिस ओपन कीजिए तुरंत, ग्लाइकोलिसिस। पोरवाल सर करा रहे हैं, पोरवाल सर रिवाइज कराएंगे, पोरवाल सर संडे को रिवाइज कराएंगे ना। कब कराएंगे? 8 से 10 से 12 करा दूं तो नहीं करा पाऊंगा बेटा। नहीं बेटा, देखो वो काम मत कराओ मुझसे, मेरी बात सुनो, वो काम मत कराओ जो मैं अच्छा ना कर पाऊं। न्यूरल करा दें, एक आज एक कल। अबे ग्लाइकोलिसिस हेडिंग डालो। आओ इधर देखो, सबसे पहले बातें हुई थी ग्लूकोज पर। ग्लूकोज से बना था ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। नहीं हो पाएगा बेटा, नहीं हो पाएगा, ऐसे नहीं होता। देखो एक सच जान लो, टीचिंग इतनी भी आसान नहीं होती जितनी आप समझते हो। पढ़ाना दुनिया का सबसे सरल काम है। कोई भी चूतिया माइक उठाए और स्टाइलर उठाए और आके बकने लगे, तुम भी पढ़ा लोगे। पढ़ाना अच्छा, जो चैप्टर अभी हमसे पढ़ लियो तुम किसी को पढ़ा नहीं सकते हो? पढ़ा सकते हो। पढ़ाने का मतलब होता है अपनी बातों से कह सकते हो कि भैया यहाँ पे ये हुआ, यहाँ पे एक फॉस्फेट जुड़ गया 6ठी पोजीशन पे, इसका मतलब हमें देना पड़ेगा ATP। इतनी बातें तो तुम भी कर लोगे, ठीक। तो तुम्हारे हमारे में अंतर ही क्या रह गया? अंतर होता है डूबने का। 100% जब तक आप किसी टॉपिक में डूबे ना, तो बेहतर है उस टॉपिक को आप छुए ना। समझ पाए? तो अभी मैं डूबा नहीं हूँ, अभी मैं डूबा हूँ इसमें, तो अभी मुझे इसमें डूबने दो। ग्लूकोज से क्या बना? ग्लूकोज 6 फॉस्फेट। ATP दिया। जब ATP दिया तो इधर से क्या निकला? ADP। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। एक दिन पहले बता दिया करो तो हर बार करा देंगे, अगले बार से करा देंगे। ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट। आओ, फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से बनेगा फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट। लेकिन इतने बच्चों की डिमांड थी, गलत हो रहा है। मैं सलूशन सोच रहा हूँ, बोलो नहीं। जहाँ तक मैं पहुँचूंगा ना ग्लिसरल्डिहाइड तक, तो मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ आइडिया आ जाएगा। रुक जाओ, ये दिमाग वही चल रहा है, अभी पढ़ा थोड़ी ना। जब पढ़ाएंगे तो डूब जाएंगे। ADP निकलेगा, फ्रक्टोज 1,6 बिसफॉस्फेट टूटेगा,
ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और डाईहाइड्रोक्सी एसिडोन फॉस्फेट। क्या यहां तक की स्टेप्स आपको याद हो गई थी? सुनो, केमिकल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, बिना किसी शक के ये बात सबको पता है कि वो चैप्टर जो है दिमाग में रखने वाला चैप्टर है, ठीक है, और वो आपको भूल रहा है लगातार। क्लास के तुरंत बाद पॉडकास्ट बनाऊंगा, तुरंत मतलब तुरंत, आधे घंटे के अंदर आपके पास पॉडकास्ट आ जाएगी। आधा घंटा मेरी छूटेगी, पोरवाल सर की लगेगी। जब पोरवाल सर आपको ले रहे होंगे, आपकी क्लास ले रहे होंगे, तो उस समय क्या होगा, मेरी छूट जाएगी। आधे से 45 मिनट के अंदर अच्छा पॉडकास्ट बनेगा, आधे से 45 मिनट लगेगा, तुरंत आपको पॉडकास्ट मिल जाएगी, आप कान में लगाइएगा और आपका पूरा चैप्टर घूम जाएगा दिमाग में। और बहुत डिटेल्ड पॉडकास्ट है कि हर एक बात कर दूंगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अभी ठीक है ना? अब इसको छापो यार, देखो 3 घंटे का गैप दे दो, न्यूरल का भी डाल दूंगा, ठीक है, गला थोड़ा सही हो जाए। इसको बनाओ बेटा, एक बुक लाओ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। यहां तक हो गया? हाँ भैया, यहां तक हो गया? बताओ, अब पकड़ो, अब सुनो। अब रिएक्शन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे कैसे? ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। इधर देखिएगा और समझिएगा मेरी बात। स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकंड, स्टेप नंबर थर्ड, स्टेप नंबर फोर्थ, स्टेप नंबर 5। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट। ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट से जब हम रिएक्शन को आगे बढ़ाएंगे तो बच्चों बनेगा 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। चाहो तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरेट बोल दो बेटा, चाहो तो 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोल दो। गौर से देखिए, याद करिए, डार्क रिएक्शन में बेटा एक होमवर्क बड़ा इंपॉर्टेंट है जो आपको संडे को टेस्ट के बाद करना है। फोटोसिंथेसिस का पूरा बनाओगे मेरा चार्ट अपने हाथ से, लाइट रिएक्शन बनाओगे, डार्क रिएक्शन बनाओगे, फिर C4 के बारे में सोचोगे, ठीक। उसके बाद जो C3 प्लांट और C4 प्लांट में डिफरेंस वाली टेबल है उसको अपने बनाए गए चार्ट से समझना एक बार, कॉन्फिडेंस लेवल 7वें आसमान पे आ जाएगा। क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रैक्टिस का चैप्टर है, उसमें सिर्फ आपको ड्रुबिस्को की इतनी बात याद रखनी है, हाई टेम्परेचर पर काम करेगा ऑक्सीजनेज, लो टेम्परेचर पर कार्बोक्सिलेज। तो और C4 प्लांट ने क्या किया, टेम्परेचर को लो करने के लिए फोटोसिंथेसिस कर दी, अंदर बंडल शीट में क्लोरोप्लास्ट कर लिया, ए ग्रैनल करने से फायदा क्या हुआ, सिर्फ उसमें क्या था, स्ट्रोमा लैमेली, तो साइक्लिक चलती थी, फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती नहीं थी, और जब फोटोलिसिस ऑफ वाटर होती नहीं थी तो ऑक्सीजन रिलीज होती नहीं थी, तो रुबिस्को का काम क्या करेगा यहाँ पर, कार्बोक्सिलेज। अब सामने देखिएगा मन से, 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद रखो डार्क रिएक्शन में कुछ ऐसा हुआ था, या डार्क रिएक्शन में 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड बना था। याद करो, RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, याद करो रिएक्शन कुछ ऐसी थी, RuBP प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गिव्स आउट 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। याद आया? और इसके बाद बेटा यहां पर क्या बन गया था, एल्डिहाइड। एसिड से एल्डिहाइड, रिडक्शन या ऑक्सीडेशन, और यहां उसका उल्टा हो रहा है, एल्डिहाइड से क्या बन रहा है, एसिड। वहां पर क्या बना था, एसिड से एल्डिहाइड, यहां पर बन रहा है एल्डिहाइड से एसिड। अगर एल्डिहाइड से एसिड बनेगा तो बताइए रिडक्शन या ऑक्सीडेशन? बोलते ही नहीं हो यार, ऑक्सीडेशन। मतलब हाइड्रोजन लोगे या हाइड्रोजन दोगे? एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन करा रहे हो, मतलब इससे हाइड्रोजन लोगे या इसको दोगे? और हाइड्रोजन लेने के लिए इस्तेमाल होता है NAD। याद आया? बेटा कल बायोमोलिक्यूल का टेस्ट बहुत अच्छा हुआ था, पता है? पता है आपको? ETS बना के ले आए बेटा? अच्छा, सबसे पहले ETS ही पढ़ाई है। NAD ने क्या किया, 2 हाइड्रोजन ली और यहां पर बन जाएगा NADH2। पक्का? अब सुनना बेटा, मेरी बात सुनो, अभी तक हमारा ATP घुसा है, ध्यान रखना। क्या कहीं ATP मिला है क्या हमको? अच्छा ये बताओ, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के पास कितना फॉस्फेट? बोलो यार,
पोजीशन थर्ड, 3 नहीं थर्ड। 1,3 बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड के पास कितना फॉस्फेट? तो बताओ यहां पर फॉस्फेट देना है या लेना है? बोलते ही नहीं यार। लेकिन ये बताओ फॉस्फेट देना है तो एटीपी या एडीपी? टी या डी? एटीपी है ना। अब सुनो मेरी एक बात, पूछो क्या? ये बताओ मेरी मम्मी को अगर मैं कॉल करूं और मैं उनसे कहूं कि मम्मी 50,000 रुपये चाहिए, ठीक, या 5,000 चाहिए, वो मुझे देंगी या नहीं देंगी? तुम्हें देंगी? नहीं देंगी। तुम्हारी मम्मी तुम्हें देंगी? 5,000 नहीं देंगी। क्या कहेंगी? लात पड़ेगी, लात। अच्छा, इसका मतलब तुम अभी वो भरोसा नहीं जीत पाए उनका, है? इधर ना ना, मम्मी पापा से पैसे तो एकदम डट के मांगिए, डट के मांगिए, मतलब चौड़ होके मांगिए। पूछे ये आप कब कर पाएंगे मालूम है? जब आपको ये भरोसा होगा कि आप रिटर्न बहुत भयानक देंगे। जिस दिन आपको ये भरोसा हो जाता है ना कि आप रिटर्न बहुत भयानक पलट के देंगे, तो माँ बाप खेत बेच के भी पढ़ाएं, फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि खेत उनका है, मेरा नहीं। लॉजिकल, अपन को पैसे से मतलब है। हाँ, हमने तो बहुत पैसे मंगाए, लिमिटलेस पैसे मंगाए, लिमिटलेस, कोई लिमिट ही नहीं। 50-50 हज़ार महीना, 70,000, 80,000। मम्मी हमारी अगर कभी पूछती तो हम पहले ही टोक देते, हमको पूछिएगा नहीं, नशाबाजी नहीं करेंगे, गर्लफ्रेंड पर नहीं खर्च करेंगे। जितना पैसा खर्च होगा सब पढ़ाई पे खर्च होगा, महंगी किताबें होंगी, महंगी ऐप का सब्सक्रिप्शन होगा, सब नॉलेज वाला काम होगा, और पलट के दूंगा बहुत भयानक। और ये जिस दिन आप कर लोगे, ये जिस दिन अपने माँ से बोलने का हिम्मत होगा ना तेरे अंदर, ये कब होगा मालूम है? जब तुम सच में ईमानदार होगे अपने काम के लिए। जब कहीं बेईमानी छुपी होगी ना, जिनको जिनको नीट में नहीं होने का डर है ना, उनके अंदर कहीं ना कहीं बेईमानी छुपी हुई है। उनको पता है कि वो बेईमान है, उनकी औकात नहीं है नीट की, उन्हें अंदर ही अंदर कहीं पता है कि वो कहीं ना कहीं अपने शेड्यूल में बेईमानी कर रहे हैं। जिस दिन आपके अंदर ये हो गया ना, निकलेगा कैसे नहीं साला, हम भी देखते हैं। मेहनत ही मांग रहा है ना, तो मेहनत हम करना जानते हैं। जिस दिन ये एटीट्यूड आ गया ना, और ये एटीट्यूड डेवलप तब होगा जब आप पागल हो जाओगे, इन द सेंस कि दुनिया के सारे इंपॉर्टेंट काम सब बेकार। जब मैं पढ़ रहा हूँ तो मैं पढ़ रहा हूँ, दैट्स इट। और जहाँ जितने लोग बैठे हो, 99% लोग बेईमान हो अपने काम में। काम को लेके बोल रहा हूँ, अपने पार्टनर को लेके नहीं। 99% लोग मैं बोल रहा हूँ यहाँ पर बेईमान हो। ये जिन्हें खुद पता है कि वो कोचिंग आ तो रहे हैं, वो पढ़ तो रहे हैं, वो घर जा रहे हैं, थोड़ा मोड़ा पढ़ रहे हैं, टाइम पास कर रहे हैं, फिर सो जा रहे हैं, अगले दिन क्लास करने फिर आ रहे हैं। वो अगले साल भी आएंगे। सिलेक्शन कब होगा मालूम है? जिनका 4-4, 5-5 साल में होता है, उनसे कभी पूछ लेना, एक्चुअली में वो एक ही साल पढ़े होते हैं जिस साल उनका सिलेक्शन होता है। अगर तुम इस साल पढ़ोगे तो इस साल होगा, अगले साल पढ़ोगे तो अगले साल होगा। और जब बेईमानी हटा दोगे ना, जब तुम लोग कहते नहीं मम्मी पापा से पैसे लेने में बहुत बुरा लगता है, बुरा क्यों लगता है भाई? बुरा क्यों लगता है? कहाँ बुरा लग रहा है? लो पैसा, तुम्हारा हक है। कहाँ करेंगे वो पैसा बुढ़ापे में? सीधी बात है, हम पलट के देंगे रिवर्स गियर में। अब पलट के देने की अगर औकात नहीं है तो आप मांगोगे भी नहीं। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। देखो सच है, इसी वजह से साइलेंस है, ये सच है। तो कब तो पैसे मांगिए, खूब लीजिए, खूब खर्च कीजिए, अच्छा खाइए, अच्छा पहनिए नहीं वो चल जाएगा, पर अच्छा खाइए, खूब पढ़िए और रगड़ के पढ़िए। सिलेक्शन कैसे नहीं होगा? मतलब एक तो तुम्हारा एग्जाम ही की औकात ही नहीं ऐसी कि मैं बोल दूं कि बेटा तेरा नहीं होगा या तेरा नहीं होगा। रेयरली मैं किसी को अपने जीवन में 20 साल मतलब 13 साल के करियर में पहली बार, कल मैंने एक बच्चे को बोल दिया था भाई अगर तेरा सिलेक्शन हो गया तो जिस थाली में कुत्ता खाए उसमें खिलाइए मुझे। कल एक बच्चे को बोल दिया था, हाँ, फ्रेशर बैच में। और वो लड़का बड़ा चैंपियन लौंडा था शुरू में, बहक गए वो बहक गए, उनका खेल खत्म हो गया। अब पता चल जाता है ना, वो चेहरे दिख जाते हैं। इसमें भी दिख रहा है किसका किसका होना है, किसका किसका अगले साल होना, वो भी मुझे पता है। बोलूँगा नहीं, बोल देंगे तो अगले साल भी नहीं होगा, यही प्रॉब्लम है ना यार। तो चलो कोई नहीं, आप, मेरी माँ मेरे को पैसा देगी, तुम्हें नहीं देगी, तुम्हारी माँ तुम्हें पैसा देगी। पूछो क्यों? क्योंकि मेरी माँ की एफिनिटी मेरे साथ है ज़्यादा, वो मुझे दे सकती है। तुम्हारी मम्मी की एफिनिटी तुमसे ज़्यादा है, वो तुम्हें दे सकती है। पर तुम्हारी माता जी की क्या मुझसे एफिनिटी है? बोलो यार, देखा जाए तो मैं भी तो एक लड़का हूँ, तो मुझे भी पैसा दो।
पर मुझे पैसा नहीं देंगी, वो तुम्हें देंगी। मेरी माँ मुझे देगी पैसा, तुम्हें नहीं देगी। तुम कहोगे अरे मम्मी 5000 दे दो, कौन मम्मी बे, किसकी मम्मी? 4 है टोटल, मैंने अच्छे से काउंट किए थे। अरे हाँ, तो अब आप मेरी बात समझो, फॉस्फेट अपन को चाहिए। क्या चाहिए? फॉस्फेट। बिटिया साल में कभी कभी क्लास करने आती हो तो इधर ही रहो, कहाँ खो जाती हो? इधर सोचो कितनी अच्छी थी पढ़ने में, अब तक तुम्हें मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। नहीं होना चाहिए था कि नहीं होना चाहिए था ना, पर नहीं होना। पूछो क्यों? 100% जो हमारी बात नहीं मानता ना, वो आता फिर यही है। समस्या यही है। मजाक नहीं कर रहे, घूम लो पूरा संसार, आओगे फिर हमारे इधर पे। यहां पर बहुत बेइज्जती कर रहे हैं यार, आज सच बोल रहे हैं। आओ, यहां पर एटीपी फॉस्फेट नहीं दे पाता। पूछे क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट के साथ ना के बराबर है। यहां सीधा सीधा एक इनऑर्गेनिक फॉस्फेट जाएगा और डायरेक्ट जुड़ जाएगा। क्या ये बात आपको समझ में आ रही भैया? बोलो यार। सर जब आपने लेक्चर शुरू किया था तो आपने ये बोला था कि रिस्पायरेशन में हमें एटीपी मिलेगा, रिस्पायरेशन में हमें एटीपी मिलेगा। लेकिन सर हम आए थे लेने, लेकिन हम तो दिए जा रहे हैं, दिए जा रहे हैं। एक तो घुसते ही पहली स्टेप पे और एक 3 तिगाड़ा वाली स्टेप अर्थात तीसरी स्टेप पे। अब बेटा मिलेगा, अब क्या होगा? मिलेगा। बच्चों अच्छे से पढ़ाई कर लो, मेहनत से डॉक्टर बन जाओगे, कन्फर्म बता रहे हैं। अगर आईआईटी की क्लास होती ना तो मुंह पे बोल देता, मुंह पे बोला है पढ़ाते वक्त। 27-28 बच्चों को बोला था बैच छोड़ दो, सिलेक्शन नहीं होगा तुम्हारा आईआईटी में। हमके मेंस वाले बैच में जाके बैठो, इसमें बैठोगे सिलेक्शन नहीं होगा। और एक्को का नहीं हुआ था, 27 के 27 नहीं हुए थे। तो ये बात भूलना नहीं। आईआईटी का एग्जाम अलग है, मेडिकल का एग्जाम, मेडिकल का एग्जाम सिर्फ मेहनत मांगता है। फिजिक्स नहीं आ रही, पढ़ते रहो 2 महीने 3 महीने नहीं आएगी, 4 महीने आएगी, 5 महीने फिर आ जाएगी, आ जाएगी। अगर तुम बिल्कुल चमन चूतिया हो, तुम्हें कुछ नहीं आता, तुम्हें स्पेलिंग लिखने में दिक्कत है तो कोई उसका कोई दिक्कत नहीं होता। तुम इतने बेवकूफ़ हो, इतने गधे हो कि तुम्हें वाकई में एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में दिक्कत है। तुम काम करो तुम निकल जाओगे, काम करो तुम निकल जाओगे। तुम्हारा एग्जाम सिर्फ मेहनत मांगता है। क्या मांगता है? और आईटी का एग्जाम मेहनत नहीं मांगता बेटा, मेहनत तो सेकेंडरी है। पहला आपका जेनेटिकली दिमाग बहुत फास्ट चलना चाहिए क्योंकि उनका लेवल ही बहुत ऊपर है। लेकिन ज़्यादा बड़ा कौन सा एग्जाम बना जाता है? नीट। समझ पाए? तो बस मेहनत करो, रोज आओ कोचिंग, रोज पढ़ो, जितना टीचर बोले उतना काम करो, जितना टीचर बोले उतना काम करो। टीचर ने कहा आपको 50 क्वेश्चन लगाने हैं, 50 क्वेश्चन लगाने हैं। खैर पोरवाल सर का होमवर्क आप कभी कंप्लीट नहीं कर पाओगे। जैसे उनका होमवर्क कंप्लीट होगा ना तो एक बार फिजिक्स और केमिस्ट्री भी देख, फिजिक्स और बायो भी देख लेना, ठीक है? और पोरवाल सर हमेशा होमवर्क ज़्यादा क्यों देते हैं? ताकि तुम ना कर पाओ, क्योंकि तुम कर लोगे तो तुम्हें अकम्पलिशमेंट की फीलिंग आ जाएगी और तुम अपने आप को परफेक्ट समझने लगोगे। तो बस चुपचाप कोचिंग आइए, जितना टीचर बोले उतना करिए, सारे टेस्ट पेपर दीजिए, नंबर 10 आए, 100 आए, 600 आए, नंबर का रिग्रेट मत कीजिए। बस पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए, निकल जाएगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? और की ऑफ सक्सेस फॉर नीट इज रिवीजन। नीट की सक्सेस की है रिवीजन। जितनी बार रिवाइज कर लो, सोचो साले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, 10 साल से, 10 साल में 10 बार मैराथन में 10 बार रिवीजन, 100 बार केमिकल कोऑर्डिनेशन पढ़ा चुका हूँ। तो अबे पेज नंबर बताता हूँ, पर अभी तुमने कहा सर रिवाइज करा तो हम करा पाए, क्योंकि अभी मेरे दिमाग में यही नहीं आएगा कि आउटर वाली लेयर कौन सी थी, GFR मतलब अंदर से जीता कि बाहर से जीता। वो तो तुम बता ही लोगे, अभी पढ़ के आए, हम पढ़ ले फिर बताएं। अब GFR, अब हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि GFR यार वो मेम्ब्रेन बाउंड रिसेप्टर कौन वाले थे, प्रोटीन वाले थे और कैटकोला PC कुछ बताया था। तो बस बेटा हर इंसान भूलता है, समझ पाए? तो बार बार सेम टॉपिक को सेम शिद्दत के साथ रिवाइज करते जाओ, सेलेक्ट हो जाओगे बहुत आराम से। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? आइए अब हम लोग सीखेंगे। पहले बताओ ये वाला स्टेप सीख गए आप लोग? 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। आइएगा, 1,3-बिसफॉस्फोग्लिसरिक एसिड से बनेगा 3-फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताइए कौन से कार्बन से आपने, सीधा बैठो लड़की, कौन से कार्बन से आपने एक फॉस्फेट हटाया है? पहले या तीसरे?
कितना सरल है। रिएक्टेंट लिखो, प्रोडक्ट लिखो, फिर सोचो करना क्या है। अब बेटा फॉस्फेट लेना है या देना है? बोलते ही नहीं हो यार, लेना है ना। तो लेने के लिए एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एक फॉस्फेट लेकर एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। सर पहला फॉस्फेट, पहला एटीपी मिल गया सर, पहला एटीपी मिल गया। 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड। बताओ यहां पर कुछ हुआ क्या? हुआ फॉस्फेट की पोजीशन 3 से कितना हो गया? 2। भूल ही नहीं रहा यार, पक्का। एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी देखो, एनसीईआरटी में स्टेप्स लिखो 1 2 3 4, ऐसे लेबलिंग कर दो, स्टेप की लेबलिंग करो। खत्म। कितना सरल था, कुछ नहीं है। लेबलिंग करिए बेटा। कर लिया। 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से, बेटा ऊपर देखिएगा, 2 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से फॉस्फो इनॉल, सर इनॉल, इनॉल एक ग्रुप का नाम है, फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड। आप एनसीईआरटी देखिए, लिखा है फॉस्फो इनॉल पायरुवेट। कोई दिक्कत तो नहीं है बेटा? बेटा जब भी इनॉलेशन की रिएक्शन होती है, ऊपर केमिस्ट्री में नहीं पढ़ोगे आप, जब भी इनॉलेशन की रिएक्शन होती है, ऊपर जब भी इनॉलेशन की रिएक्शन होती है, पानी 100% निकलेगा। तो यहां पर खट से क्या निकाल दो? पानी। एंड द लास्ट स्टेप पायरुविक एसिड। बताओ फॉस्फो इनॉल पायरुविक एसिड से मैं क्या हटा दूं? फॉस्फो। तो बेटा आपका बचा हुआ माल क्या बन जाएगा? पायरुविक। बोलो यार, बताओ ये फॉस्फेट लेना है या देना है? कौन कह रहा है लेना है? आओ लेते हैं हम लोग। एडीपी देंगे, एक फॉस्फेट लेंगे और एटीपी निकलेगा, पक्का? आओ बेटा, कितने एटीपी अभी तक आपको मिले? 2, पक्का? इधर देखिएगा, आपने एक चीज शायद नोटिस नहीं की, आपने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का एक मॉलिक्यूल लिया था। अब जब डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में बदलेगा तो यहां पर मॉलिक्यूल कितने हो जाएंगे? 2। तो यहां पर जितनी भी चीजें लिखी सब क्या हो जाएंगी? डबल। अरे 2 आपको देना पड़ेगा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, 2 NADPH2 मिलेगा। सब में 2 × 2 करेंगे, समझ गए बात को? सब बोलो यार। तो अंत में पायरुविक एसिड के कितने मॉलिक्यूल बन जाएंगे? 2। क्या ग्लाइकोलिसिस पूरी समझ में आ गई है भैया? आराम आराम से सुनिए दोबारा। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, शुरू से एक बार देखते हैं। चलो शुरू से एक बार आइए, शुरू से इधर आओ। बोलो ग्लूकोज, सोचते हैं ना, सोचा जाएगा। ग्लूकोज, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट, एक फॉस्फेट छठे कार्बन पर दिया गया है, एटीपी 2। ठीक, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट, कुछ नहीं हुआ, आइसोमर है, आइसोमर है, आइसोमर है ना। अरे एक एल्डोज शुगर है, कीटोज शुगर है। फ्रक्टोज 6 फॉस्फेट से फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट, एक फॉस्फेट देना है, एटीपी। फिर बनेगा, फिर ये टूट जाएगा धप में, और ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एल्डिहाइड है। अब इससे अगर बनेगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, तो मतलब पहले कार्बन पे फॉस्फेट देना है, लेकिन यहां पर एफिनिटी एटीपी के साथ ज्यादा नहीं होती, इसलिए सीधा कौन जाएगा? इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। एल्डिहाइड से एसिड बना रहे हो, ऑक्सीडेशन की रिडक्शन, ऑक्सीडेशन मतलब हाइड्रोजन लोगे, हाइड्रोजन लोगे तो NAD दोगे, NADH2 बाहर आएगा। बोलो यार। फिर 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरिक एसिड से 3 फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, पहले कार्बन पे मौजूद फॉस्फेट आपने क्या किया? उसको लिया है, मतलब ADP देंगे और ATP निकलेगा, पक्का? इसके बाद 3 फॉस्फो से 2 फॉस्फो, कुछ नहीं, आइसोमराइजेशन हुआ है, फॉस्फेट ग्रुप का क्या हुआ? पोजीशन चेंज। इसके बाद फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड, इनॉल ग्रुप लग गया, मतलब क्या निकाल दो? पानी। फिर आपका पायरुविक एसिड, लास्ट स्टेप में फॉस्फो हटा, मतलब एक ATP और मिला।
लेकिन जब डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट बदलेगा ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, तो पूरी स्टेप्स कितनी बार चल जाएंगी? 2 बार। क्या एकदम क्लियर है बेटा? आपने इसे कल 5 बार ड्रॉ किया था, घर पे ड्रॉ किया था, बोलो यार। इसको तुरंत ड्रॉ कीजिए। हाँ क्या मतलब? जो एंजाइम होता है वो उसी के साथ एफिनिटी रखता है, दैट्स व्हाई। हाँ क्या लास्ट? हाँ अरे वो मैंने जनरली लिख दिया गधी। अरे यार वो पढ़ाते पढ़ाते लिख दिया। अच्छा कहीं आप ये तो नहीं सोचे 4 मॉलिक्यूल बन गए? आप कोमल गुप्ता हैं, आप कुछ भी सोच सकती हैं। तीन बार देख के 2 बार बगैर देखे, 3 बार देख के 2 बार बगैर देखे, करते रहो जब तक संतोष ना हो। चले हेडिंग डालिए क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल स्टेप को आगे बढ़ाइए। क्रेब्स साइकिल खत्म, खेला खत्म। जी पैकेट याद आया? के पे आ गए हो और ईटी पे जब आओगे ना तब पता चलेगा क्या बन गया है बेटा। एसिटिल कोएंजाइम एक कार्बन की 2 कार्बन। सुन लेना मामला बहुत गंभीर होने वाला है यहां पे। इसके पास कितने कार्बन? 2 कार्बन। एक एसिड का आपने नाम सुना होगा, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड, फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट ऑफ C4 साइकिल। ये दोनों आपस में कंडेंस हो जाएंगे। कंडेंस मतलब अलग हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे और जुड़कर बनाएगा सिट्रिक एसिड। कौन सा एसिड? सिट्रिक एसिड। 4 कार्बन 2 कार्बन मिलकर कितने कार्बन का कंपाउंड बना है? 6। पक्का? इसकी बहुत सारी स्टेप्स होती हैं लेकिन आपको सारी स्टेप्स नहीं पढ़नी है। गॉट इट? ओवरऑल देखा जाए तो 10 मेजर स्टेप है, 10। सिट्रिक एसिड से बनता है आइसोसिट्रिक। मत पढ़ो यार, क्या मतलब है? फर्जी का कंटेंट बढ़ा रहे हो आइसोसिट्रिक करके। चलो पढ़ लो, तब भी मैं पढ़ाता। सिट्रिक से क्या बनेगा? आइसोसिट्रिक। आपने पढ़ा होगा ना आइसोनियो, पढ़ा है कभी जीवन में? आइसोसिट्रिक एसिड, इसके पास भी कितना कार्बन? 6। हाउ मच? 6 कार्बन, 6 कार्बन। आइसोसिट्रिक से बनेगा अल्फा कीटो ग्लूटारिक एसिड। छह कार्बन से अब बना 5 कार्बन। आराम से सोचिए, लाओ आराम से सोचिए क्या हुआ होगा 6 कार्बन से 5 कार्बन बनाने के लिए क्या करना पड़ा होगा? हाँ क्या किया होगा? 1 कार्बन बाहर। अल्फा कीटो ग्लूटारिक से बनता है सक्सिनिल कोएंजाइम ए। ठीक, प्लीज पोलाइटली बोलिएगा। मैं कुछ बोला क्या? सक्सिनिल कोएंजाइम ए, इसके पास 4 कार्बन। 6 कार्बन से कितना हुआ? 5 से 2 CO2 बाहर करो, एक यहां से और एक यहां से। आपको कैसे पता चल रहा है कि CO2 बाहर हो रही है? सर आप कार्बन कम कर रहे हो, इसका मतलब CO2 क्या करेंगे? बाहर। और घुमा के साइकिल आप ले जाओगे वापस यहीं, इसका मतलब अब बीच में कहीं भी CO2 बाहर नहीं होगी। ये भी 4 कार्बन और ये भी 4 कार्बन। क्लियर हो तो हाँ बोल दो यार। जिस जिस स्टेप पे आपने CO2 बाहर किया है उस स्टेप पे आपको ऑक्सीडेशन करना है। ये मैं बोल रहा हूं, आपको करना पड़ेगा।
जिस जिस स्टेप पे आपने CO2 बाहर किया है, अगर कोई इधर उधर देखता पाया गया, जिस जिस स्टेप पे आपने CO2 बाहर किया है, उस स्टेप पर आपको ऑक्सीडेशन करना है। हाइड्रोजन लेनी है या देनी है? कौन कह रहा लेनी है? क्या बात है, और बढ़िया, शाबाश, तरक्की की हो। तो दोनों तरफ हमने क्या दे दिया? NAD। क्या निकलेगा? NADH2। आलू डालोगे सोना निकलेगा। बस बेटा ठीक है, आराम से समझ के, बहुत इंटेलिजेंट है। ये कुछ और दिख रहा है तुम्हें, अगर दिखे तो बता दो क्या दिख रहा है ईमानदारी से। कोएंजाइम A, तो कोएंजाइम A इसको हमें देना पड़ेगा। अब बेटा मुझे एक सिंपल सी बात बताना, थोड़ा सा रुक जाओ यहाँ पर। यहाँ तक की स्टेप में कोई दिक्कत है? अच्छा एक बात बताओ, मम्मी से ज़्यादा आपकी मम्मी से ज़्यादा फ्रैंकनेस है कि पापा से? कितने लोग पापा वाले हाथ ऊपर करो। हाँ, दोनों से। अच्छा ठीक है। सुनो बेटा, कभी जब अपनी शादी की बात करना ना तब पता चलेगा उसी दिन सब क्लियर हो जाएगा किससे है। हाँ, तो आप मेरी भावनाएं समझिएगा, मैं क्या कहना चाहता हूँ। कवि क्या कहना चाहता है? होता क्या है कि जब एक ही मोहल्ले की बात होती है ना, तो लोग एक तो मेरा एरिया कोई डेवलप एरिया नहीं है, राइट। आज भी वहाँ पे डेवलपमेंट के नाम पर कुछ नहीं है, ठीक है, बेहद पिछड़ा। देखो फर्जी की तारीफ करा दो तो करा लो, ठीक है, बेहद पिछड़ा जिला है, ठीक। वहाँ आप हाँ कट्टे गन बारूद की बात कीजिए, खूब होगी, शौक से होगी। मतलब ये उनका प्राउड है कि मैंने 7 मर्डर किए, मैंने 10 किए, इनका प्राउड मोमेंट है। गुटका देर से दिया, गोली मार दी हाँ लिटरली अभी मेरी खड़ी कार में, मैं घर गया था, मेरी खड़ी कार में एक लौंडा आया और बाइक भेड़ दी। कह रहा कार क्यों खड़ी थी? तुम्हें क्या लगा मैं भिड़ा? मैं बिल्कुल नहीं भिड़ा। पूछो क्यों? यहाँ पावर काम नहीं आएगी, वो सीधे निकाल के ठांस देगा, जो हो बाद में होगा। तो मैंने कहा कोई बात नहीं भैया, गलती होगी, जो डेंट आया वो मैं आपको दे दूंगा। आजमगढ़, प्रतापगढ़, ये सब तो अलग ही। अब क्या हुआ, तो एक मोहल्ले में शादी होना इम्पॉसिबल होती है, ठीक है, नेक्स्ट नहीं होती, इम्पॉसिबल होती है। और हमारे यहाँ ये भी माना जाता है कि एक मोहल्ले के लोग भाई बहन होते हैं। नहीं, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं थी, सबको बहन बनाने को तैयार हूँ, एक छोड़ के। सबको बहन मैं मान लूँगा, एक को छोड़ के। तो और मेरी मम्मी बड़ी दूसरे टाइप की थी। अब जानते हो जो मेडिकल से होता है ना, उसका दिमाग बहुत खुला होता है। अभी मेडिकल कॉलेज पहुँचेंगे ना तो उनका दिमाग अलग लेवल पे काम करेगा। मैं कभी किसी डॉक्टर से शादी कर ही नहीं सकता था, तो वो तो करनी पड़ गई है, मजबूरी थी। वरना डॉक्टर से शादी ना भैया, खतरनाक होती हैं, तुम्हें सब पता होता है। क्योंकि तो मम्मी मेरी, रक्षाबंधन एक त्यौहार होता है, मम्मी मेरी मोहल्ले में शुक्ला जी की 4 लड़कियां थी, उनसे राखी बनवाती। मैं कहा चलो ठीक है, मैं तीसरी वाली छोड़ दूँ, ठीक है। तो उन्होंने कहा नहीं चाहता, तो मैंने कहा ठीक है चलो ठीक है। अब उन्होंने ट्राई किया एक बार, शाम तक नहीं आएगा, जब मुहूर्त चला गया तब आए। अब तो और ये भी होता है फिर अपोजिट रिलीजन, एक गांव, वो भी सब ऐसे वाले लोग, वहाँ पर आपका शादी करना बहुत मुश्किल काम था। तो पहले मैंने कहा कि मम्मी को सीधे नहीं पटाया जा सकता, ठीक। तो पहले मैंने पापा से बोला। कब बोला? 12वीं में। क्योंकि ये भी होता ना, उनकी मम्मी को भनक लग गया, वो चाहेंगे कि उनकी शादी जल्दी करा दे। होता नहीं कि लड़की कहीं कर न ले धीरे से। और मुझे इस बात का बहुत भय रहता था, माँ कसम भय रहता था कि अगर उसकी किसी से हो गई ना, पागल हो जाऊँगा, माँ कसम कह रहा हूँ। फिर मैंने बड़ा एकदम पागल, मैं कहा यार क्या करें, पैसे भी नहीं मेरे पास, चूतिया थे हम, कुछ थे ही नहीं, क्या करें भाई साहब।
दिमाग में एकदम जुनून सवार था कि बस जल्दी से पावर हाथ में आ जाए, तब बताता हूँ सालों को डंके की चोट पे शादी करूँगा। अभी तो सारा डर लगता था ना, उसका मामा वामा सब साले खतरनाक थे कमीने। तो हमने धीरे से ये कट होगा बेटा और ये यूट्यूब पे नहीं जाने वाला। अब मैंने चुपचाप गए, मैंने अपने पापा से बोला, मैं कहा देखो पापा एक लड़की, इस समय ये सिस्टम है मेरा, ठीक है। तो पापा ने मुझसे पूछा, मेरे पापा ने मुझसे, अबे रिकॉर्ड मत कर, मार डालूंगा यहीं पे। मेरे पापा ने मुझसे पूछा कि क्या वो तैयार है, मैंने कहा बिल्कुल नहीं। कह रही कह रही तो फिर कैसे होगी? मैं कहा वो थोड़ा लड़की है ना, बात समझो ना, वो थोड़ा सा दबेगी, या हो सकता है पापा बहाने मार रही, मम्मी की आड़ लेकर चूतिया काट रही मेरा। मैं हर तरीके की चीज़ें सोच लेता हूँ। तो पापा ने कहा कि एक बार सीरियसली पूछो। तो उनका इशू बस यही था, मम्मी हैं, दुनिया क्या कहेगी, समाज क्या कहेगा। मैं कहा अम्मा तुम रोज़ सुबह उठ के पूजा करना, तुम्हें जो करना है वो करना, हमें कोई दिक्कत नहीं। कह रहे वो सब ठीक है, पर ऐसे कैसे? हम कह रहे को यार क्या साला इसका ब्रेन वॉश कैसे करें, दिमाग मतलब। मैंने कहा ब्रेन वॉश, मैं समझ गया कि ये मेरे को बहुत दबंग मानती है, और दबंग लोग अगर कभी रो दें ना तो सामने वाला पिघल जाता है। मैं कहा साला रो तो पाएंगे नहीं, आंसू आएंगे नहीं मेरे। मैंने मन ही में इमेजिन किया कि वो लाइफ, ये कैसे कैसे गंदे गंदे इशारे करें। अब मैंने मन में इमेजिन कर लिया कि वो लाइफ से चली गई, मेरे साथ ये होगा, ये मर गया, जितने खास लोग थे सबको मरा हुआ सोच लिया, आंसू अपने आप आ गए, बोल कुछ और रहा हूँ, सोच कुछ और रहा हूँ। ठीक है, लाइफ खत्म हो जाएगी, ठीक है कोई बात नहीं, आज से। फिर मैंने ये वाला डर दिया कि आज से कभी मिलेंगे नहीं। तो आदमी सोचता है कहीं सही में ऐसा नहीं हो जाए, उसी डर में क्या पता फंस जाए। तो मैंने पूरा प्रयास किया। अल्टीमेटली मम्मी पापा ने जाके मम्मी से बोल दिया कि देखो भैया अगर तुम्हारा लड़का उससे शादी नहीं हुई, ठीक, तो मम्मी ने कहा भाई मैं अपन लव मैरिज किए हुए, हम क्रिश्चियन, तुम मुस्लिम, मेरी माँ लव मैरिज की हुई है वो हिंदू, मेरा बाप क्रिश्चियन। कह रहा है मेरे को क्या दिक्कत, अपने दम पे कर ले, अपने दम पे कर ले। और सबको पता था मम्मी का माल नहीं लगेगा तो शादी कैसे होगा, माल से ही पावर आएगी। मम्मी ने कहा फिरता तो रहता बड़ा था मन, करे शादी, लड़ ले अपने दम पे। तो हम के पास मम्मी ने हरी झंडी दे दी। तो क्या मैं ये बात अपने पापा से डायरेक्ट, क्या मम्मी से डायरेक्ट कर पा रहा था? क्योंकि मेरे और मेरे बाप के बीच एफिनिटी ज़्यादा थी, लेकिन मेरे पापा की वो मम्मी नहीं थी, वो उनका सिस्टम था। आप मेरी बात समझ रहे हैं ना, कहने का मतलब समझ रहे हैं ना। अबे क्या मेरी मम्मी मेरे पापा की थोड़ी मम्मी हुई यार। उसी प्रकार जब हम, जैसे देखो अल्टीमेटली काम मेरा ही होना था बहन, समझ रहे हो ना बहन, काम मेरा ही होना था। अब आगे नहीं बताएंगे आगे क्या हुआ, और आगे हो गया और क्या, देख तो रहे हो कबीर सिंह पूरी बनी बैठी हुई है। हाँ तो अब सुनो, अब भाई इंतजार कर रहे हैं किधर, बुलेट लेके। सुनो अब हम क्या कह रहे, मुझे पता था कि माता जी हो सकता मेरी बात पूरी ना समझ पाए, इसलिए मैंने बात किससे की, अपने पापा से। पापा मम्मी को समझा ले जाते क्योंकि वो मम्मी की कमजोर नब्ज जानते थे। अबे हर कोई अपने सिस्टम का कमजोर नब्ज जानता है, समझिए बात को। अभी आप कह रहे नहीं सर ऐसा नहीं होता है। देखो एकदम स्ट्रिक्ट रहो, कड़क रहो, दबंग रहो, और जब काम बिल्कुल ना बनो रो दो, तुम्हारा काम ना हो तो कहना। फिर लड़की भाई साहब फरसा लेके निकलती है। फिर शादी के टाइम मेरे हाथ कांप रहे थे जज के सामने। जज कह रहा बेटा कोई दबाव तो नहीं तुम्हारे ऊपर। मैं कहा यार बयाना ले तो लिया यार, जोश में, मुझे नहीं पता तो बात यहाँ तक आ जाएगी। वो भना भन, साइन पे साइन, भना भन। जज कह रहा दुल्हन तुम लग रही हो यार, मेरे हाथ ऐसे कांपे, ऐसे कांपे। मैं कहा सर वो पानी मिलेगा थोड़ा। अरे यार लाइफ का डिसीजन था यार, मतलब समझ रहे हो ना बात को। मुझे लगा कि जल्दबाजी तो नहीं हो रही क्या, और अच्छा। तो अब समझना, फॉस्फेट लेता कौन है, एडी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। सर कितना मजा आ रहा था, फिर आप एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, फॉस्फेट चाहिए अंत में इसको। अबे भाई मेरा सिस्टम मुझे चाहिए, पापा थोड़ी चाहिए था। पापा तो क्या थे उसमें, जरिया। पापा का हम खुद ही काट रहे थे, ठीक है, ताकि मेरा काम क्या हो, बन जाए। भाई साहब 7-8 दिन पैर वैर दबाए लगातार, एकदम बाल वाल एकदम झाड़ के नहा, सुबह अब्बू जी। और क्या, हमारा काम बन गया, फिर खाएंगे। अब सुनो,
फॉस्फेट किसको चाहिए? एडीपी। लेकिन एडीपी को डायरेक्ट मिल नहीं सकता, एफिनिटी की बात होती है ना, एफिनिटी की बात। मम्मी पापा का एफिनिटी ज़्यादा है, हम 3 भाई 1 बहन हैं। अब सुनो, अरे बात सुनो बात। अब एक होता है जीडीपी, गुआनोसिन डाइफॉस्फेट, एक होता है एडीपी और एक होता है जीडीपी। जीडीपी और फॉस्फेट के बीच में ज्यादा बनती है, काम एक्चुअली में एडीपी का ही होना है। ये कल का लेक्चर में आज थोड़ी सी भूमिका बना रहा हूं, काम एक्चुअल में किसका होना है? एडीपी का। तो फॉस्फेट लेकिन पहले जीडीपी को दे दिया जाता है। बात एफिनिटी की ना, कौन किससे मानेगा, पक्का। और जीडीपी ने ये फॉस्फेट दे दिया एडीपी को, और क्या बन गया? एटीपी। और ये वापस बदल गया किसमें? जीडीपी में। नहीं समझ पाए? ये भगा भगा तो लेन देन की प्रक्रिया है। जीडीपी ने फॉस्फेट लिया, जीडीपी बना, जीडीपी ने फॉस्फेट एडीपी को दिया। ये नाटक करने की क्या जरूरत थी? क्योंकि फॉस्फेट की एफिनिटी ज्यादा किससे थी? जीडीपी से। जीडीपी से क्या बना? जीडीपी। जीडीपी ने फॉस्फेट किसको दिया? एडीपी। और एडीपी क्या बन गया? एटीपी। क्या ये दोनों रिएक्शन साथ साथ चल रही हैं? क्या मैं इन्हें कपल्ड रिएक्शन बोल सकता हूं? कल का लेक्चर इसी रिएक्शन पे बेस्ड होगा। जितनी क्रेब्स साइकिल बनी है उसको ड्रॉ कर लीजिए। कल अपन इसके आगे क्रेब्स साइकिल को शुरुआत करेंगे। 5 बार ड्रॉ करिए। हाउ मच हाउ मच हाउ मच हाउ मच 5 टाइम 5।